वो तो उसकी का उसपे तो एक अलग वीडियो बन सकती है। बेइज्जती करना आपकी पूरी क्लास में, है ना? आप आओ डेरिवेशन करो। अब जेई नीट वालों को डेरिवेशन मतलब जो सीबीएसई वाली होती है, सीबीएसई स्पेसिफिक डेरिवेशन। एवरीवन, दिस अर्पित सर। आज का वीडियो क्या है, बेसिकली पॉडकास्ट होने वाला है और हमारे साथ बहुत खास मेहमान हुए हैं प्रयूष भाई। इंटरनेट पे इनको यार आज यूट्यूब पे कौन नहीं जानता, सबको मतलब शॉर्ट नोट देना हो या स्ट्रेटेजी बताना हो या कुछ भी मोटिवेशन बताना हो, जेई के सेक्टर में एकदम मतलब तूफान मचा चुके हैं इस टाइम। और मैंने सबसे बड़ी बात यार प्रयूष का मुझे ये लगा कि मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने 2 मंथ पहले ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो अभी काफी सारा अच्छा रिस्पॉन्स आया और मैंने प्रयूष को इंस्टा पे डीएम किया और उन्होंने मतलब तुरंत यार मुझे मतलब रिप्लाई किया और बताया कि मतलब हाँ भैया चलिए करते हैं पॉडकास्ट। यार मतलब एक इतना मतलब पॉजिटिव वे में मैंने मुझे दिखा ये चीज। कोई भी मतलब आप कहीं भी पहुंच जाओ, अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। इतना मतलब तुरंत रिप्लाई देना प्रयूष को मुझे यार बहुत अच्छा लगा, तो ये मुझे लगा कि ये आप लोगों को बताना चाहिए। और प्रयूष भाई कैसे हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अर्पित भाई यार अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। ठीक है, आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी थी। तारीफ तो मेरे घर वाले भी नहीं करते मेरी कभी जितनी आपने कर दी एक ही साथ। सो थैंक यू वेरी मच। और तो बस सही चल रहा है अपना, इंजीनियरिंग चल रही है बस। अब क्या ही गए हैं, आप भी इंजीनियर हो, आप तो सब जानते ही हो। हाँ हाँ भाई हाँ। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ प्रयूष का। अभी एनएसयूटी में सेकंड ईयर में पीसी प्लस आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से बीटेक कर रहे हैं। तो और प्रयूष भाई आप कुछ ऐड ऑन करना चाहो तो? बस इतना ही है अभी तो। बस एक यूट्यूब चैनल है, दो हैं बेसिकली। एक मेन अपना चैनल है जिसपे अराउंड 25,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं आप लोगों के सपोर्ट से। और बस अभी तो यही है, और ज्यादा कुछ बताने को है नहीं। मे बी फ्यूचर में जब कभी दोबारा आए तब ज्यादा कुछ चीजें बताने को हो। श्योर भाई श्योर। ये बेसिकली पॉडकास्ट एकदम अनस्क्रिप्टेड टाइप का होगा। मैं स्टार्टिंग से पूछूंगा प्रयूष ने क्या मतलब स्कूलिंग कहाँ से किया, फिर उसके बाद जेई के दौरान क्या स्ट्रगल किया, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, उसके बाद अभी जो कॉलेज के क्या जो अपने मजे हैं फंडे हैं वो कैसे एंजॉय कर रहा है। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं प्रयूष भाई, हाँ भाई स्टार्टिंग करो एकदम, बचपन बिल्कुल से। बिल्कुल। बचपन से स्टार्ट करूं? बचपन से तो क्या ही स्टार्ट करूं, हम्म, मतलब स्टार्टिंग में मतलब इतना तो बचपन तक नहीं जा पाऊंगा मैं। बट हाँ, जहाँ से मुझे याद है चीजें उस हिसाब से बताऊं तो मतलब मैं स्टार्टिंग से ही यूट्यूब से मेरा बहुत वो रहा है कि जब मैं 9th 8th क्लास में था तब से मेरा एक यूट्यूब चैनल है। तो मुझे मतलब काफी अच्छा लगता था यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाए। स्टार्टिंग में तो जब आए थे 8th में मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया था, जब मैं क्लास 8th में था। और तब तो बस ये था भाई कैसे भी करके पैसे कमाने, और तब दिमाग में और कुछ चलता भी नहीं ना। जब आप मतलब 13 14 साल के होते हो तो भाई ट्राई करते हैं चीजें। तो उस वक्त हमने बनाना शुरू कर दिया ऐसे रेंडमली, किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना देते थे जो भी उस वक्त चल रहा होता। तो पहले एक पोकेमोन गो करके गेम आया था, आपको याद होगा तो, है ना? हाँ उस पे हाँ हमने हाँ। बहुत वीडियोस बनाई थी, तो उस पे काफी अच्छे रिस्पॉन्स आए थे। और मतलब ठीक ठाक वो चैनल भी लगभग 5,000 सब्सक्राइबर हो गए थे उस चैनल पे भी। 2000 मैं मतलब बात कर रहा हूँ जब मैं 8th 9th में था, मतलब 2016 17 की बात बता रहा हूँ मैं आपको बेसिकली, है ना? तब की बात अच्छा है। मतलब और तब जियो जब रिवोल्यूशन हुआ था। ना, उससे पहले की बात है। मतलब मेरे YouTube बनाने के 1 साल बाद मेरे ख्याल से जियो वाला हाँ सीन आया था। बट मेरी जो उस चैनल पे ऑडियंस थी मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिया की ऑडियंस थी, तो उससे रेवेन्यू ठीक ठाक हो जाता था। मतलब उस स्टेज पे ठीक ठाक रेवेन्यू हो जाता था। तो मतलब मुझे लगा कि हाँ भाई इस चीज में पोटेंशियल तो है, और अच्छी खासी पोटेंशियल है। आप इंटरनेट पे अच्छा अच्छा कर सकते हो और उसके साथ साथ अर्निंग भी ठीक ठाक कर सकते हो। तो उस वक्त था कि भाई हाँ हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। फिर 10th में आए। 10th में बेसिकली मैंने ही पापा से कहा था कि मेरा एडमिशन करवा दो कहीं, थोड़ा बहुत तैयारी वैयारी शुरू करते हैं। तो उस वक्त तो आकाश में करवा दिया था पापा ने 10th में एडमिशन, है ना? तो बट 10th एकदम मजे में ही चला गया अपना। 10th में किसी चीज की तैयारी नहीं की, है ना? इधर उधर के चक्करों में और फंस गए। ठीक है, मतलब 10th पूरा अपना मौज मस्ती में गुजरा पूरा, है ना? बट फिर जब क्लास 11th में आया कि भाई अब तो सीरियस होना पड़ेगा। 10th में भी ठीक ठाक परसेंटेज आ गई थी, 94 95 के आसपास। पहली बार हमारे जैसे हमारा बैच 10th में गया था तो उसी साल हमारा बोर्ड्स आया था, है ना? पहली बार बोर्ड्स हो रहा था बहुत सालों बाद, है ना? सीसी पैटर्न हो गया था बेसिकली बीच में। फिर बाद में हमारे बोर्ड ने ही पहला बोर्ड्स दिया था, हमारे बैच ने ही पहला बोर्ड्स दिया था। ठीक है, फिर 11th से हमने अपनी असली रियल जेई प्रिपरेशन मैंने अपनी जो स्टार्ट की थी वो 11th क्लास से की थी। 10th में तो बस ऐसे ही मौज मस्ती की। तो 11th से जब चीजें स्टार्टिंग में स्टार्ट की तो बस वही जैसा सब जेई एस्पिरेंट्स के साथ होता है, स्टार्टिंग में चीजें समझ में नहीं आती क्या हो रहा है, क्या ही पढ़ा रहे हैं अभी तक तो। सब कुछ बुक से आता था, 1 2 दिन पहले पढ़ लेते थे, नंबर अच्छे आ जाते थे। यहाँ तो भाई कुछ भी नंबर नहीं आ रहे हैं। मतलब वही, मतलब जो 10th वाला एटीट्यूड है ना, वही एटीट्यूड लेके गए थे हम 11th में भी। तो स्टार्टिंग के 2 3 टेस्ट जब हुए ना तो औकात पता चल गई कि भाई कहाँ स्टैंड करते हैं हम लोग, है ना? तो तब
मतलब 2-3 महीने बाद आप कहोगे जून जुलाई से थोड़ा फिर सीरियसनेस आना शुरू हुई, जब एक दो टेस्ट हो गए और नंबर नहीं आए भाई। आपके फिर क्या होता है, बैच सेग्रीगेशन हो जाता है, टॉप बैच में बच्चे चले जाते हैं। आप देख रहे हो आपके दोस्तों टॉप बैच में चले गए, आप यहाँ रह गए हो। तो चीज़ें फिर धीरे धीरे लगने लगी, नहीं भाई अब तो कुछ, अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, है ना। तो वहीं से फिर थोड़ा सीरियसनेस आना शुरू हुई। टीचर्स के साथ फिर थोड़ा कांटेक्ट में आने, क्योंकि यार मुझे क्या होता था ना, चीज़ें क्लास में समझ में नहीं आती थी, है ना। एक केमिस्ट्री में अच्छे से आती थी, बट फिजिक्स और मैथ में बहुत सारी चीज़ें, मतलब टीचर्स भी कह सकते हो थोड़ा तेज वगैरह पढ़ाने वाले थे, और थोड़ी मेरी भी गलती थी, है ना, मैं चीज़ों को थोड़ा लाइटली ले रहा था। फिर मैंने इधर उधर से लेक्चर्स वगैरह ढूंढना शुरू किए, है ना, क्योंकि जो चीज़ें मुझे वहाँ मतलब क्लासरूम में फिजिकली नहीं समझ में आ रही थी, मैंने सोचा इधर उधर से यूट्यूब से देख के या फिर टेलीग्राम वगैरह से लेक्चर वेक्चर जुगाड़ के देखना शुरू की। तब जाके थोड़ा चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई, जब मैंने ऑनलाइन थोड़ा देखा, है ना। मतलब ऑफलाइन में ये होता है ना, आपके टीचर्स फिक्स रहते हैं, आप टीचर्स नहीं बदल सकते अपने, है ना। तो जो जैसे हैं टीचर आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। बट या तो मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं बोल देता कि भाई टीचर मेरे अच्छे नहीं है, और मतलब हार मान जाता वहीं पे, है ना, कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा चाहिए। पर और जो दूसरा रास्ता है कि भाई ठीक है, एक इधर के टीचर्स अच्छे नहीं है, बट ऑनलाइन तो चीज़ें हैं ना अवेलेबल। और तब मतलब ठीक ठाक कनेक्टिविटी सबके पास आई गई थी, 2018-19 की बात है। तो फिर हाँ, थोड़ा थोड़ा मैंने इधर उधर से यूट्यूब वगैरह से पढ़ना शुरू किया। यूट्यूब नहीं, टेलीग्राम से बेसिकली मैंने लेक्चर्स वगैरह डाउनलोड किए, और इधर उधर से थोड़े जो दोस्तों ने भी जुगाड़ वगैरह लगा दिए, क्योंकि तब टेलीग्राम इतना फेमस नहीं था। तो इधर उधर से हमने पायरेटेड लेक्चर्स वगैरह इकट्ठा किए और उन्हें देखना शुरू किया, है ना। क्योंकि वहां तो समझ में आ नहीं रहा था कोचिंग में, और अगर कोचिंग के भरोसे रहते तो फिर नैया डूब जाती पूरी की पूरी। तो फिर इधर लेक्चर वगैरह देखने, फिर धीरे धीरे नंबर भी बढ़ना शुरू हो गए। ठीक है, ऐसे भी पल आए कि भाई कोचिंग में टॉप भी कर रहे हैं। ऐसे भी 2-3 टेस्ट हुए थे जिसमें हम कोचिंग में टॉप कर रहे हैं, हम भी टॉप बैच में पहुंच गए। बस फिर वहीं से अब अप डाउन तो आते रहते हैं जेई की प्रिपरेशन में, है ना। कभी कभी आपके जैसे मैं बताता हूँ, मेरा एक मेजर डाउन आया था जब मैंने अपना पहला फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया था, है ना। नॉर्मली जो हमारे पार्ट टेस्ट होते हैं तो उसमें मेरे नंबर आ जाते थे 200 के आसपास, है ना। जो 300 में से 200 या 360 में से 230-40 तक मेरे नंबर आ रहे थे। बट जैसे ही मैंने पहला अपना पार्ट टेस्ट दिया, उस वक्त क्या हुआ था, हमारा पैटर्न भी चेंज हो गया था। पहले हम 360 के पेपर देते थे, फिर एनटीए ने बाद में बोला कि भाई अब से 300 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। और मतलब पैटर्न अब तो हर साल ही चेंज कर रहा है एनटीए, पैटर्न एकदम जी हाँ। एडवांस बना दिया है। कभी अटेम्प्ट बदल हाँ। देता है, कभी ऑप्शंस ले आता है, हर साल चेंज हो रहे हैं पैटर्न। तो हमारे वक्त भी चेंज हुआ था, पर पहली बार हमारे वक्त ही चेंज हुआ पैटर्न। तो ठीक है, वो चीज़ भी है। तो 300 का जब मैंने पहला फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया था, तो उसमें मेरे 117 नंबर आए थे। तो उस वक्त लगा कि यार अब क्या ही हो पाएगा, 110-120 नंबर पे क्या ही मिलता है आपको जेई मेंस में, है ना। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उम्मीदें हार गए, बट टीचर थे कोचिंग के, सपोर्टिव थे। उनसे जाके बात वगैरह की, काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने। और फिर धीरे धीरे टेस्ट देते गए, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते गए, एनालिसिस करते रह गए उनकी। धीरे धीरे मॉक टेस्ट में नंबर भी बढ़ना शुरू हुए, 130, 40, 50 तक। मेरे को अभी भी याद है, हाईएस्ट जो मेरे मॉक टेस्ट में नंबर आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, जो हमारे हमारे वक्त पे 2 अटेम्प्ट हुआ करते थे, जनवरी अटेम्प्ट और एक अपना अप्रैल अटेम्प्ट। अप्रैल अटेम्प्ट तो कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया था बाद में, बट जनवरी अटेम्प्ट से पहले मैंने जो मॉक टेस्ट दिए थे उसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे 162 या कुछ ऐसी करके। ठीक है, तो वो चीज़ भी हमने दे दी फाइनली। एनालिसिस वगैरह किए, शॉर्ट नोट से रिवीजन वगैरह करके फाइनली अपना जब जेईई मेंस एग्जाम दे के आए, तो कॉन्फिडेंस तो था कि पेपर तो अच्छा गया है। अब कितने नंबर आएंगे कितने नहीं आएंगे, टीचर से बात की, टीचर्स ने कहा ठीक ठाक आ जाएंगे, चिंता मत कर। 178 कुछ करके मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो फाइनली जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आया था रात को ही मेरे ख्याल से 1-2 बजे आया था, बट उस दिन मैं जल्दी सो गया। जनरली सोता नहीं था जल्दी, बट हाँ उस दिन मैं सो गया था जल्दी। तो दोस्तों के फ़ोन आ रहे रात के 1 बजे। अब 1 बजे रात के को मैंने फ़ोन कर दिया साइलेंट, है ना। तो बस फिर सुबह फिर फ़ोन आने लग गए 5-6 बजे कि भाई रिजल्ट। फिर मैंने फ़ोन उठाया फाइनली, तो कह रहा भाई रिजल्ट बता जल्दी, रिजल्ट आ गया। मैं अच्छा रिजल्ट आ गया, चलो देखते हैं। मैं नींद में ही था, एकदम नींद में आया। मैंने डेस्कटॉप खोला, वहाँ पे देखा रिजल्ट, तो दिख रहा है 99 परसेंटाइल। तो फिर लगा हाँ भाई मेहनत जितनी की थी हो गई ठीक ठाक रिजल्ट। मतलब इतना मेरे फैमिली में मेरे 2 भाई हैं, एक कज़न एक मेरे खुद के भाई, तो सबने पेपर दिए थे, बट मेरी सबसे अच्छी आई परसेंटाइल, तो बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स भी खुश थे। फिर अब अगले अटेम्प्ट की तैयारी, स्टार्टिंग के मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा जाने की खुशी में 10-15 दिन तो ऐसे ही चले गए। फिर अगले अटेम्प्ट की धीरे धीरे तैयारी शुरू की।
सब कुछ सही चल रहा था। अगले अटेम्प्ट में था भाई इंप्रूव कर लेंगे, 210-20 तक नंबर ले आएंगे तो 99.34 कुछ परसेंटाइल बन जाएगी अच्छी, ये सोच के अगले अटेम्प्ट की तैयारी करने लग गए। बोर्ड्स भी था बीच में, थोड़ा बहुत बोर्ड्स का भी पढ़ा। बोर्ड्स में भी मतलब इतना फोकस नहीं था मेरा बोर्ड्स पे, कर लिया कैसे भी जाके बोर्ड्स दे दिया। और जब हमारे मेरे ख्याल से 15 दिन बाकी थे जेई मेंस के पेपर में, फिर वो अनाउंसमेंट आती है मोदी जी की कि भाई लॉकडाउन होने वाला है। और फिर उसी के बाद अपना सारा ऑल इंडिया लॉकडाउन हो गया। स्टार्टिंग में तो बहुत खुशी हुई थी कि भाई एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, यस यस अब और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। बट किसे क्या पता था फिर उस एक्स्ट्रा टाइम का क्या ही अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो स्टार्टिंग में तो जोश था कि भाई पढ़ेंगे पढ़ेंगे, फिर कुछ थोड़ी बहुत क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस हो गई, या फिर हुआ ये था ना कि मुझे मई में अप्रैल में थोड़े से क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब कुछ मेरे को डायरिया हो गया था बहुत तगड़ा। तो बहुत वीकनेस आ गई थी बॉडी में, तो मतलब एक हफ्ता तो डायरिया से ही मैं पूरा 1-2 हफ्ते में डायरिया से पूरा बिस्तर पे पड़ा रहा है ना, बहुत वीकनेस आ गई थी बॉडी में। और फिर जो मोमेंटम एक बार आपका टूट जाता है ना वो 10-12 घंटे पढ़ने वाला, तो उसके बाद वो चीज़ वापस लाना बहुत मुश्किल हो गया। तो मैं भी थोड़ा सा चिल हो गया था, मतलब उस पॉइंट पे थोड़ा सा, एक तो ये था ऑलरेडी मेरे दिमाग में कि भाई ऑलरेडी मेरी 99% आए, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। एक ये पॉइंट था मेरा, एक वो कंफर्ट जोन में चले, मुझे ये पॉइंट बार बार पुश कर दे रहा था कि यार 99 तो आ गई, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो वो चीज़ थोड़ी सी मेरे लिए कंफर्ट जोन में मुझे बार बार पुश कर रही थी। थोड़ा और डिस्ट्रैक्शन मतलब जब थोड़ा बीमारी से ठीक हुआ तो उतना मतलब पढ़ाई करता था बट उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, जैसे पहले 10-12 घंटे आराम से कर लेता था मैं, बट हाँ फिर उसके बाद जब बीमार हुआ उसके बाद 5-6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे उतना ही पढ़ पा रहा था। और थोड़ा सीरीज वगैरह भी देख, मैंने मतलब पूरे 2 साल में कोई सीरीज कुछ नहीं देखा था मतलब जेई की प्रिपरेशन के बाद। स्टार्टिंग में 11th में थोड़ी बहुत मूवीज वगैरह देखी थी, बट वो भी स्टार्टिंग में एकदम 11th के, जब आप सीरियस नहीं होते तब। उसके बाद मैंने हर चीज़ छोड़ दी थी, हर एक चीज़ छोड़ दी थी जेई के लिए। और यहाँ पे देख रहा हूँ लॉकडाउन आ गया है, सीरीज देख मनी हाइस्ट, आपने अगर देखी हो तो मनी हाइस्ट मैंने पूरी मई मतलब अप्रैल में देख डाली 3-4 दिन बैठ के। तो बस वहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ गया था, और फिर बाद में चला पेपर और पोस्टपोन हो गया, तो और कंफर्ट जोन में आ गए। बट मेरा ये डिसाइडेड था पहले से कि यार यूट्यूब चैनल तो बनाना है, ये सीन था, क्योंकि मेरा पहले भी यूट्यूब चैनल था, अभी भी था, मेरा पूरा डिफाइन था कि भाई 17 मई को मेरा जे एडवांस हो जाएगा अगर नॉर्मल सब कुछ चलता 17। फिर मेरा 21 मई का टिकट था गांव जाने का अपने, 2 सालों से गांव नहीं गया था, तो पापा ने बोला जा घूम के आ जाइए पेपर वेपर जब सारे हो जाएंगे तेरे। तो ये सीन था। तो मैंने सोचा हाँ भाई पहला ब्लॉग बनाएंगे गांव जाते हुए, और फिर अपनी यूट्यूब जर्नी वहीं से स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे तो पूरा लॉकडाउन हो गया, और पेपर आपका जो मई में होना है वो जून जुलाई अगस्त में हो रहे हैं। तो मैंने सोचा यार ऐसे तो, और मेरा टाइम भी बहुत वेस्ट कर रहा था मैं इधर, तो मैंने सोचा चलो कुछ वीडियो बनाते हैं। तो मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई है डे इन द लाइफ ऑफ जेई एस्पिरेंट करके, और वो वीडियो मैंने उससे बनाई थी कि भाई मैं भी उसे देख के थोड़ा मोटिवेट होऊंगा। और मैंने उसमें मतलब ट्राई किया था कि जो एक एक्चुअल जेई एस्पिरेंट का स्केड्यूल होता है ना 10-12 घंटे पढ़ने का तेरे, वो मैंने उस वीडियो में दर्शाने की कोशिश की थी। और उस वीडियो पे स्टार्टिंग में तो इतना कुछ खास रिस्पांस नहीं था, ठीक ठाक रिस्पांस था। मेरी पहली वीडियो थी, नया चैनल बना रहा था, पुराना वाला तो डेड ही हो गया ऑलमोस्ट, नया चैनल बना रहा था, तो ठीक था। मतलब धीरे धीरे करके 1-2 वीडियोस मैंने और डाली जब अपना रिजल्ट वगैरह आया, और थोड़ा मैं पढ़ भी रहा था जेई के लिए, बट अब उतनी सीरियसनेस नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। एक तो वो था कि यार आपके टीचर्स वगैरह से एकदम सारे कनेक्शन लॉस्ट हो गए, वो होता है ना आपके पीयर ग्रुप से आपका पूरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया। अगर आप फिजिकली कोचिंग जाते हो, वहाँ देखते हो यार बच्चे पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप देखा देखी में भी बहुत पढ़ लेते हो, है ना, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलता है, टीचर से रेगुलर इंटरेक्शन होता है तो भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग हो गई, और मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चला गया था। तो हाँ, थोड़ा सा मैं उधर ढीला पड़ गया था, ये तो मैं मानूंगा। बट पढ़ता था, उतना नहीं पढ़ पाता था जितना पहले पढ़ता था, बट ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें चलती गई। और फिर जब जून आया, अपना जून का जुलाई वाला जब पेपर आने वाला था, तो फिर पता चला पेपर पोस्टपोन हो गया आपका सितंबर के लिए। ठीक है, फिर हम फिर से थोड़ा कंफर्ट जोन में चले गए। और मतलब यही था इस पूरे मतलब लॉकडाउन का, मैं यही कहूँगा कि पढ़ता था बट उतनी सीरियसनेस नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी, वो इस वजह से थोड़ा कंफर्ट जोन में चला गया था। फाइनली जब सितंबर वाला पेपर आया तो इस बार भी लगा यार पेपर तो पोस्टपोन ही होना है, पोस्टपोन तो फिर से हो जाएगा। बट इस बार पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ, मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरा ये था कि भाई पेपर तो पोस्टपोन ही हो जाएगा जहाँ तक है। और वो सीरियसनेस होती है ना जो आपको लास्ट के 1 महीने में लानी होती है कि भाई एकदम
रगड़ के पढ़ेंगे सब कुछ अपना जी जान। हाँ वो सीरियसनेस आ नहीं पाई क्योंकि इतनी भसड़ मची हुई थी। आपने अगर यूट्यूब तब उस वक्त देखा होगा, हर कोई कह रहा था पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ट्वीट करो, मास ट्वीट करो, ये करो। तो वो सीरियसनेस आ नहीं पाई उस वजह से, है ना। लग रहा था कि एक एक पार्ट ऑफ ब्रेन में चल रहा था कि भाई अच्छा शायद पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बट ठीक है, कर पढ़ाई तो कर ही रहे थे। बट हाँ, फिर बाद में जब फाइनल के, और उस वक्त भी मेरे को थोड़ी सी वीकनेस वगैरह आ गई थी। मतलब पेपर के एक हफ्ते पहले मैं डॉक्टर के यहाँ गया कि मतलब उन्होंने फिर मुझे कुछ चीज़ें रिकमेंड की, प्रोटीन खाने को कहा, भाई तू प्रोटीन वगैरह कुछ ले। मतलब थोड़ी सी वीकनेस मेरे को उस पूरे पीरियड में थी। और जब पेपर आने वाला था ना लास्ट के एक मंथ में, तो वो चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा हावी होने लगी मेरे पे। या तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था, क्या कर रहा था, थोड़ी सी ज़्यादा उस वक्त वीकनेस वगैरह मेरे को आ गई थी। तो मतलब ऐसी भी कंडीशन थी, डॉक्टर के पास तक जाना पड़ गया था। तो ये सीन था। मतलब होता ही था, उठता था सुबह, फिर मुझे मतलब पूरे नीज वगैरह में मेरे दर्द होने लगता था, पता नहीं मतलब ड्यू टू कुछ डेफिशिएंसी कह सकते हो, कुछ कह सकते हो। तो वो सीन था। फिर डॉक्टर को दिखाया क्या है, मतलब मेरा, मैं तो चाहता था, ऑनेस्टली बोलूँ, मैं चाहता था कि यार पेपर थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए, भले एक महीने के लिए हो, थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि उस वक्त मेरी तबीयत भी थोड़ी मतलब वही वीकनेस की वगैरह से, ये सीन था। बट हुआ नहीं वैसा। इस बार गवर्नमेंट ने पेपर ले लिया। मतलब तैयारी तो थी, ऐसा नहीं था कि तैयारी नहीं थी, बट उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। पेपर दे के आया, अराउंड 205-10 के बीच में नंबर बन रहे थे। टीचर से बात की, टीचर्स ने कहा यार 205-10 नंबर पे तो 300 में से कम तेरी 5-6 हज़ार रैंक आ ही जाएगी, कम से कम इतनी तो आ जानी चाहिए हमारे हिसाब से, ऐसा टीचर्स ने भी कहा था। सबसे मैंने बात की, और फाइनली जिस दिन रिजल्ट आता है, तो उस दिन रिजल्ट काफ़ी शॉकिंग मैं देख, मतलब उस दिन भी रिजल्ट जब हमारा जे मीन सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था, तो वो भी रात को ही आया था, 2 बजे, 1-2 बजे के बीच में आया था। तो उस बार तो मैं जाग रहा था, उस बार मैं जाग रहा था पूरा। तो मैंने जैसे ही देखा रिजल्ट, देख रहा हूँ यार रैंक आ रही है 10,000। यहाँ तो टीचर्स बोल रहे थे 5-6 हज़ार रैंक आ जाएगी। वो भी 10,000 मेरी इस वजह से आई थी क्योंकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.10 परसेंटाइल आ गई थी। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही बेस्ट अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स बढ़ गए 20-25, बट वही है, उतना इम्प्रूवमेंट, मतलब परसेंटाइल बेसिकली घट गई, 98.9 कुछ हो गई थी। तो वही है, थोड़ा सा लक वाली बात थी। शायद अगर मैं किसी आगे या पीछे वाली शिफ्ट में बैठ गया होता तो मेरे उतने ही मार्क्स पे और अच्छी परसेंटाइल बन जाती। तो जेई मीन्स थोड़ा लक ओरिएंटेड पेपर ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मेरा ही एक दोस्त था, हम लोग के हमेशा ऑलमोस्ट मतलब मेरे से उसके ज़्यादा ही नंबर आते थे, 20-25 नंबर हमेशा, जितने मॉक टेस्ट हम लोग देते थे। और सेम चीज़ हमारी जे मीन्स में भी हुई थी। तो पर उस बंदे की मेरे से अच्छी रैंक आ गई सेकंड अटेम्प्ट के हिसाब से। तो मैंने वही सोचा, भाई लक वाली बात है, अगर मैं उसकी शिफ्ट में बैठा होता शायद मेरी और अच्छी रैंक आ जाती। मैंने ठीक है चल कोई बात नहीं। और मेरा फिर एडवांस का इतना कुछ वो बन नहीं पाया सीन, मतलब मेंस मेरा पूरा ये फोकस था कि भाई मेंस हो जाएगा तो उसके बाद अपना टीटीयू है एनएसयूटी में आराम से जाएंगे। मेरे यही दोनों कॉलेज टारगेट थे मेरे। मतलब लॉकडाउन में मैंने अपना थोड़ा टारगेट बदल लिया, उन्होंने भाई जे मीन्स में अच्छा करेंगे, डीटीयू एनएसयूटी में जाना था, है ना। अब बहुत सारे रीजंस हैं इन कॉलेज को चूज़ करने का। एक तो घर के पास है, और थोड़ा फ्री टाइम ज़्यादा मिल जाता है इन कॉलेजेस में, और एरिया भी काफ़ी अच्छा है दिल्ली का, तो आपको वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू आप कहीं बाहर जाके रह रहे हो। तो मैंने सोचा था भाई इन्हीं दोनों कॉलेज में जाना है। तो मेंस और एडवांस के बीच में जो 20-25 दिन का टाइम मिला था, मैंने उसमें कुछ भी, मतलब आप ऐसा कह सकते हो जो बंदा दिन में 10-12 घंटे पढ़ता था, उसने इस पूरे 20-25 दिन के पीरियड में 10 घंटे नहीं पढ़े थे। क्योंकि मेरा मतलब था कि भाई एडवांस में चलो अपनी पूरी मेहनत भी लगा दूंगा तो भी मेरी 7-8 हज़ार रैंक आएगी, और उसमें क्या ही मिलेगा एडवांस में, बहुत लोअर ब्रांचेस मिलेंगे टॉप आईआईटीज में अगर हम जर्नल की बात करें तो वही सीन था। तो वहाँ पे मैंने एडवांस पे कुछ ज़्यादा फोकस किया नहीं। पेपर दे के आ गए थे बिना कोई मॉक टेस्ट दिए, कुछ दिए, बस ऐसे ही गए, पेपर दे के आ गए, क्योंकि फॉर्म तो भर दिया था 2400 रुपये, 2500 जितने का भी था मुझे याद नहीं, वो पैसे तो वसूल लेते। तो हम गए, पेपर दे के आए, और एडवांस में मेरा अराउंड 12,000 रैंक आ गई थी, 12,000 के आसपास रैंक आ गई थी। वो तब आई जब मैंने कुछ भी 20-25 दिनों से कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ एडवांस के लिए। क्योंकि कंसेप्ट तो एडवांस बेसिकली क्या टेस्ट करता है, आपकी कंसेप्ट वगैरह टेस्ट करता है कि भाई आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो वो सारी चीज़ें तो मेरी कंसेप्ट एप्लीकेशन। वगैरह तो, हाँ एप्लीकेशन वगैरह तो मेरे फिजिक्स में खासकर अच्छे थे, केमिस्ट्री भी थोड़ी बहुत अच्छी थी, मैथ्स में तो बस ये था भाई कट ऑफ क्लियर हो जाए। कट ऑफ क्लियर हो गई थी, 10-12 नंबर आए थे मेरे मैथ्स में, और मेरी टोटल जो रैंक आई थी 12,000 आई थी एडवांस में। तो वही सीन था। अब ऑलरेडी डिसाइडेड था कि भाई यहाँ जाना है, बट रैंक के हिसाब से तो उन कॉलेजेस में मैं आउटसाइड दिल्ली का स्टूडेंट, सीएसआईटी ब्रांच तो मिलने से रही। टारगेट तो स्टार्टिंग का ही था कि भाई सीएसआईटी ब्रांच मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, बट
ठीक है भाई, अब रैंक उतनी नहीं आई है, तो बस ले लिया हमने, क्या कहते हैं। तो मैंने फिर जोसा की काउंसलिंग में भी मैं बैठ गया था, तो जोसा में जो बेस्ट मुझे लगा, CSIT ब्रांच के साथ ट्रिपल IIT लखनऊ में CS मिल गई थी। तो बस, और यहाँ वाले कॉलेजेस में मुझे कोई भी ठीक ठाक ब्रांच नहीं मिल रही थी स्टार्टिंग वाले राउंड्स में, जैक के कॉलेजेस में। तो फिर उसी के बाद मैंने जोसा की काउंसलिंग में फीस वीस पूरी भर दी, और फिर यहाँ का जो जैक का स्पॉट राउंड होता है, तो मैंने जैक के स्पॉट राउंड में भी बोला पार्टिसिपेट किया, अपने टीचर्स वगैरह से पूछा, तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर यहाँ पे EC मिल जाती है तो ले लें। तो मैंने बस भर दिया था। लकीली मुझे NSUT में EC मिल गई, तो उसके बाद फिर मैंने ट्रिपल IIT लखनऊ छोड़ दिया। तो ये थी पूरी जर्नी। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है प्रायुष। इतनी डिटेल में मैंने आज तक कभी बताई नहीं है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, नहीं, पहली बार मैंने इतना मैं डिटेल में चीजें बताई। काफी मतलब सुन के मजा आ रहा था कि इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी थी पूरा थ्रू आउट द ईयर 11 12 का और जेई का प्रिपरेशन के दौरान। और मेरा दो क्वेश्चन है प्रायुष, बताना मतलब जब 10th से 11th में फेज में जब ट्रांजिशन होता है स्टूडेंट का, जेई के दौरान जब आता है नया नया, उसको कुछ भी मालूम नहीं रहता है, तो उसको कौन सा मतलब पाथ फॉलो करना चाहिए ताकि वो डेविएट ना हो? और 11th और 12th में क्या मतलब स्कूलिंग करना जरूरी है या डमी स्कूल से भी काम चल सकता है? और अपना भी स्कूल का मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना। बेइज्जती करना आपकी पूरी क्लास में, है ना। आप आओ डेरिवेशन करो। अब जेई नीट वालों को डेरिवेशन मतलब जो CBSE वाली होती है, CBSE स्पेसिफिक डेरिवेशन, वो तो बात है, वो तो उसकी का उस पे तो एक अलग वीडियो बन सकती है स्कूल का। चलिए थोड़ा सा अगर ब्रीफ में। हाँ ठीक ठीक ठीक, मैं बताता हूँ। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं भैया कि जब हम 10th से 11th में जो ट्रांजिशन जाते हैं ना, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। 10th में ये सीन है कि भाई एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ लो अच्छे से, नंबर फुल आ जाते थे, और रट लो चीजें, नंबर फुल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट 11th में जब आते हैं ना, तो अगर खासकर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ज्यादा चीजें बदलती नहीं है, ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट ज्यादा डालने पड़ते हैं। बट हाँ, अगर आप जेई नीट की तैयारी करते हैं ना, तो आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स मतलब कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी लानी पड़ती है पढ़ने में। और मतलब स्टार्टिंग में चीजें बहुत सारी ऐसी चली, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा था कोचिंग में क्या पढ़ा है, बस एक ही चीज समझ में आ रही थी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स ऊपर से जा रहा था सिर के। और फिर मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत डिमोटिवेशन था कि भाई नहीं हो पाएगा क्या, मतलब मेरे बीच में तो स्टार्टिंग में मैंने ये बना लिया था कि भाई चल अभी ऐसे ही कर लेते हैं, बाद में ड्रॉप लेंगे 12th के बाद, तब अच्छे से करेंगे। ये प्लान बन गया था मेरा मई जून में कुछ ऐसा प्लान बन गया था, क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। फिर धीरे धीरे मैंने लगा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, नंबर भी कम आ रहे, नंबर उतने अच्छे आ नहीं रहे, कंसेप्ट भी उतने क्लियर हो नहीं रहे, बस मतलब चीज़ें रट रहा हूँ एक तरह से, उससे थोड़े बहुत नंबर आ जा रहे थे जो आ रहे थे, बट फील नहीं आती थी चैप्टर की। फिर इधर उधर से लेक्चर्स वगैरह जो जुगाड़े, तब उसके बाद चीज़ें होना शुरू हुई। तो वही कहूँगा यार, अगर 11th में आ रहे हो तो अपनी ये हैबिट हटा, मतलब ये हैबिट बदलनी पड़ेगी हमें कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले वाली हैबिट को बेसिकली कंसिस्टेंट उसमें डालना पड़ेगा कि भाई कंसिस्टेंटली हम 3-4 घंटे रोज पढ़ रहे हो। स्टार्टिंग में इतने से भी स्टार्ट करोगे ना, तभी आप उसे बढ़ा पाओगे। वैसा तो है नहीं स्टार्टिंग से कि आप 10-12 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे 3-4 घंटे से स्टार्ट करो और धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाते जाओ। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में, है ना। जब भी आप 11th स्टार्ट कर रहे हो, कंसिस्टेंट रहो। अगर स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहते हो ना, तो आपको कभी वो वाली नौबत ही नहीं आएगी कि भैया 11th वेस्ट हो गया, अब क्या करें, है ना। 11th से ही अगर आप कंसिस्टेंट हो जाओ, चीजें थोड़ा सीरियसली लेने लग जाओ कि भाई जेई नीट हल्की चीज नहीं है, तोप चीज है। अगर बोर्ड X है तो जेई नीट 100x कह सकते हो, इतनी मेहनत आपको वहां डालनी पड़ती है। तो ये कंसिस्टेंट हो जाओ, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ये मैं कहूँगा। और उसके अलावा जिस दिन जो लेक्चर वगैरह पढ़ाए जा रहे हैं उसी दिन आके घर पे रिवाइज करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो स्टार्टिंग से ही, और शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने शुरू कर दो। शॉर्ट नोट्स मैंने बहुत बाद में 11th के मिड या लास्ट में मैंने बनाना शुरू किए थे, तो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर के रह गए थे, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई स्टार्टिंग से शॉर्ट नोट्स वगैरह अपने बनाते हुए चलो। ये कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की, जो मुझे लगा कि हाँ भाई मैंने ये गलतियाँ की थी और आपको वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। अगर इनकेस कोचिंग के टीचर्स का नहीं समझ में आ रहा है तो वो आपको स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते में पता चल जाता है। अब तो ऑनलाइन आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर एक चीज़ आपको ऑनलाइन फ्री में मिल जाती है, टॉप क्लास की। जो भी आपको कंसेप्ट पढ़ना हो, कोई चैप्टर पढ़ना हो, आपको ऑनलाइन मिल जाता है वो चीज़। तो ऑनलाइन आके देख सकते हो उस चीज़ को, अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल किया और वहाँ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो, है ना। मतलब अब कोई बहाना नहीं रहेगा आपके पास कि भाई हमारे तो टीचर्स अच्छे नहीं थे इसलिए हम नहीं कर पाए चाहिए। बहुत सारे मतलब मैं बहुत लोगों को देखता हूँ ये बहाना बना देते हैं कि यार उस कोचिंग में तो टीचर्स ही अच्छे नहीं थे इसलिए मेरा नहीं हो पाया चाहिए नहीं। तो अब ये बहाना नहीं
आप एटलीस्ट नहीं बना पाओगे, है ना, क्योंकि हर चीज़ यार अवेलेबल है नेट पे। और अब तो नेट, मतलब पहले क्या होता था कि भाई नेट वाली चीज़ होती थी कि भाई नेट बहुत महंगा आता है या फिर सबकी रीच की बात नहीं थी, बट अब तो बहुत अफोर्डेबल हो गया, नेट भी अफोर्डेबल हो गया, ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत अफोर्डेबल हो गए, हर चीज़ आपके रीच में है। बस अब एक डिज़ायर चाहिए, एक विल चाहिए कि भाई हमें करना है। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होने चाहिए, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स बोल रहे हैं तो इसलिए हम जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं। खुद के स्ट्रॉन्ग रीजंस होने चाहिए कि भाई मुझे जेई नीट क्यों करना है, उससे मेरे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप 11th में आ रहे हो। और जो दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था कि हमें नॉर्मल स्कूल जाना चाहिए, डमी स्कूल जाना चाहिए, तो यार देखो भैया, ऐसा नहीं है कि आप डमी स्कूल चले जाओगे तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। मेरे कोचिंग में ऐसे बंदे थे जो डमी स्कूल जाते थे, बट उनकी मेरे से बेकार रैंक आई। ठीक है, तो ये सीन होता है ना कि स्टार्टिंग में मैंने जिस स्कूल में ज्वाइन किया था वहाँ काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन थे रिगार्डिंग अटेंडेंस, है ना। तो 11th में जो टीचर, हमारी क्लास टीचर थी, वो काफ़ी सपोर्टिव थी, तो 11th में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, मैं छुट्टियाँ मार लेता था, हफ्ते में 2-3 छुट्टी मार ली, है ना, 2 छुट्टी तो मार ही लेता था कैसे भी करके। तो ऐसे तो 11th तो चली गई अपनी। बट 12th में जो हमारे क्लास टीचर थे वो काफ़ी अटेंडेंस को लेके थे, स्ट्रिक्ट थे, है ना, तो मैं 2 छुट्टी मार लेता था तो गुस्सा वुस्सा हो जाते थे, 3 छुट्टी मारते थे तो वो सिर एकदम, मतलब कि जी कर लो तुम ये वो ये, मतलब बहुत सारे ताने वगैरह मारना, आपको बार बार बेइज्जती करना आपकी पूरी क्लास में, है ना। आप आओ डेरिवेशन करो। अब जेई नीट वालों को डेरिवेशन, मतलब जो सीबीएसई वाली होती, सीबीएसई स्पेसिफिक डेरिवेशन, वो सब चीज़ें वो पूछते थे जानबूझ के, इन ऑर्डर टू मेक मी फील कि भाई तुम आओ रोज स्कूल। बट ठीक है, हमने वो चीज़ें, बहुत चीज़ें मैंने इस मतलब छुट्टी मारने के चक्कर में मैंने बहुत चीज़ें सही हैं 12th में खासकर। तो वो सीन है, तो मैं तो यही कहूँगा भाई देखो, ऐसा नहीं कि डमी स्कूल चले जाओगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, क्योंकि होता ही है ना, जैसी जब हम लोग भी स्टार्टिंग में 11th में गए थे तो हमने भी बात की स्टार्टिंग में, मतलब मैं और मेरा एक दोस्त थे कि भाई सर, मतलब जो हमारे काउंसलर वगैरह होते हैं कोचिंग में, उनसे बात की कि क्या सर डमी स्कूल वगैरह करवा लेते हैं, कैसा सीन रहेगा। तो उन्होंने स्टार्टिंग में खुद ही मना कर दिया, बोला देखो यार ज़्यादा फ़ायदा कुछ होता नहीं डमी स्कूल से, है ना, और बिगड़ने के चांसेस में बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टार्टिंग में तो लगा चलो ठीक है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बीच में जब ये सारी हरकतें होने लग गई, स्कूल वाले टीचर्स डांटने वगैरह लग गए 12th में, तब बहुत पछताता था कि यार काश डमी स्कूल ले लिया था, काश डमी स्कूल ले लिया था। बट बाद में जब लॉकडाउन वाला सीन हुआ ना, तब मुझे पता चला यार डमी स्कूल अच्छा हुआ नहीं गया। डमी स्कूल सीन जब पूरा दिन आपके पास रहता है ना, तो आपके पास वेस्ट करने का भी, मतलब जितना ज़्यादा टाइम आपके पास रहता है आप वेस्ट भी उतना ज़्यादा टाइम करते हो। स्कूल के साथ सीन ही हो जाता था ना कि आप ऑलरेडी 5-6 घंटे स्कूल में बर्बाद करके आए, तो एक आपके ऊपर मेंटल प्रेशर रहता था, यार मैं ऑलरेडी इतना टाइम बर्बाद करके आऊँ, घर पे जाके जल्दी से सारे काम करूँगा, जितना भी टाइम बचा उसे अच्छे से यूटिलाइज करूँगा। तो वो चीज़ है एक, मतलब स्कूल जाने से वो चीज़, रेगुलर स्कूल जाने से वो चीज़ मेरी बहुत अच्छी थी कि भाई टाइम मैनेजमेंट मैं अच्छे से करता था चीज़ों का, जितना भी मेरे पास कम टाइम भी है ना, मैं उसे अच्छे से यूटिलाइज करता था। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप शायद किसी डमी स्कूल में चले जाओ, ये सबके लिए बात ट्रू नहीं है, बट मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, आपको लगता है यार मेरे पास तो बहुत टाइम है, मेरे दोस्त तो स्कूल भी जाते हैं, मैं तो स्कूल भी नहीं जाता, आराम से अपना चिल करते हैं, ये करते हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो डमी स्कूल वाले सीन से। तो मैं तो देखो, मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है ना, आप जिस भी स्कूल में ले रहे हो एडमिशन, वहाँ पे पहले टीचर्स वगैरह से बात कर लो, प्रिंसिपल से बात कर लो कि सर देखो ऐसा है, मैं जेई नीट की तैयारी करूँगा, मुझे हफ्ते में 2-3 छुट्टियाँ चाहिए होंगी। ये चीज़ पहले ही क्रिस्टल क्लियर कर दो स्कूल वालों से। अगर वो मान रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं मान रहे हैं तो किसी और स्कूल में जाके एडमिशन ले लो, है ना। मतलब ये चीज़, ये बस मैंने गलती कर दी कि अपना स्कूल नहीं बदला, मुझे कोई किसी और स्कूल में चला जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि मुझे फिर बाद में बहुत, कह सकते हो कभी कभी मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ता था उन्हीं, मतलब 12th में टीचर्स की वजह से कि भाई तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे, ये बहुत, इस पर मैं कहता हूँ एक अलग से वीडियो बन सकती है, मैंने बहुत हरकतें हुई थी इस चीज़ से रिलेटेड, कभी और शेयर करूँगा उन्हें अपने चैनल पे। मतलब बहुत चीज़ें हुई थी अटेंडेंस वगैरह को लेके, मतलब ऑल्दो लास्ट में तो स्कूल वाले वो ऐसी धमकाने के लिए करते हैं, सबको ही पता रहता है, लास्ट में सबको ही मिल जाता है एडमिट कार्ड।